Hello aspirants, myself Keshav Jaiswal and I have done my BTech from Delhi College of Engineering and I also start teaching chemistry for the NEET and JEE and 11-12. अभी इंटरेस्टिंग मेरे को जब मैंने जो 12 को प्रीलिम्स हुआ था बीपीएससी का पीटी 68 का प्रीलिम्स हुआ था उससे मैंने कुछ कुछ केमिस्ट्री के सेक्शन के कुछ क्वेश्चन मैंने देखे जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो मैंने सोचा कि इस पे उसके सॉल्यूशन को देखने के साथ साथ थोड़ा एक्सप्लेन भी करते हैं, उसके कंसेप्ट को देखते भी थोड़ा गहराई से देखते हैं और थोड़ा वीडियो लेंदी हो सकता है, आधे घंटे से भी ज़्यादा या 1 घंटे के आसपास जा सकता है, पर फिर भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग उस पूरे वीडियो को देखिएगा, थोड़ा पेशेंटली देखिएगा। रीजन भी क्योंकि मैंने ना उसके इर्द गिर्द जितने भी कंसेप्ट्स हैं ना उन सबको यहाँ पे अपने वीडियो में हर क्वेश्चन के माध्यम से सम्मिलित करने की कोशिश की है, क्योंकि वैसे कंसेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है बीपीएससी के लिए भी। तो उस कंसेप्ट पे ना वो बीपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछती जाती है, तो मैं चाहूंगा कि अभी यहाँ उस पार्टिकुलर कंसेप्ट को इतना क्लियर कर दे कि अगर उससे भी फर्दर क्वेश्चन आते हैं तो आपके क्लियर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन जो है कि ए फॉर्म ऑफ मैटर हैज नो फिक्स शेप, मतलब उसका एक अपना फिक्स शेप नहीं है बट इट्स हैज ए फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन उसका एक वॉल्यूम अपना फिक्स्ड है। तो देखिए शेप उसका फिक्स नहीं है, मतलब कि आप उसको जिस भी पॉट में डालेंगे, जिस भी बर्तन में उसको डालेंगे वो उसका अपना आकार ले लेगा, ये समझ में आता है। तो ये दो चीजों में होता है, एक लिक्विड में और दूसरा गैस में, ठीक। लेकिन अभी एक चीज और है कि उसका अपना फिक्स शेप नहीं है। तो शेप का मतलब क्या है कि ये तो आपने समझ लिया कि लिक्विड और गैस में उसका फिक्स शेप नहीं होगा, बट आपने देखा है कि उसका फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम का मतलब है कि मतलब आप उसको पहले किसी एक पॉट में रखा, उसका अपना एक वॉल्यूम था, उसको ऑक्युपाई कर लिया सारा, फिर उसको निकाल के अगर आप कहीं दूसरी जगह पे रख रहे हैं, मान लीजिए पहले आपका बाल्टी में था, बाल्टी से निकाल के आपने उसको कमरा में डाल दिया, तो वो कमरे का भी वॉल्यूम वो पूरा का पूरा ऑक्युपाई कर ले, मतलब कि उसका वॉल्यूम तब कहेंगे कि उसका अपना वॉल्यूम चेंज नहीं, उसका अपना वॉल्यूम चेंज नहीं, मतलब चेंज हो रहा है। जैसे कि गैस है, तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनके बीच एक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उनके मॉलिक्यूल के फोर्स ऑफ जो बीच अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। वो इतना ज्यादा होता है कि आप मान लीजिए गुब्बारे में ना आपने हाइड्रोजन गैस भर के लिया, सपोज कीजिए उसमें 100 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है। अब उस 100 मॉलिक्यूल को ना एक बंद कमरे में लाके छोड़ दीजिए, पता है वो 100 के 100 मॉलिक्यूल ना पूरे कमरे को भी ऑक्युपाई कर लेंगे, हैं 100, लेकिन आपको कमरे के उस कोने और उसके डायगोनली अपोजिट कोने में एक ना एक मॉलिक्यूल मिलेगा ही मिलेगा। मतलब क्या है कि पहले वो बलून वाले में ही पूरे ऑक्युपाई थे, पूरे स्पेस को ऑक्युपाई किए थे, लेकिन अब जब कमरे में भी उनको छोड़ रहे हैं तो कमरे के भी सारे के सारे सारे के सारे वॉल्यूम को, सारे स्पेस को भी ऑक्युपाई करें। मतलब पहले भी जो उनका जो जिस वॉल्यूम में थे वहां भी रह सकते थे, और जो दूसरा हमने कमरे का वॉल्यूम लिया वहां भी वो रह ले रहे हैं। मतलब कि क्या है कि उनका अपना कोई फिक्स वॉल्यूम भी नहीं है, ठीक है। शेप तो जाहिर सी बात है वो आपको शेप तो लिक्विड में भी नहीं होता है और गैस में भी नहीं, जब लिक्विड में नहीं है तो गैस में भी नहीं है। लेकिन लिक्विड का क्या है, मान लीजिए आपने एक बलून या एक गिलास पानी लिया, ठीक है, एक गिलास पानी को वापस अगर पोर कीजिएगा आप ना एक बाल्टी में, ठीक है, तो वो उसका जो वॉल्यूम है ना एक गिलास के बराबर ही बाल्टी में रहेगा, वो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन शेप चेंज हो रहा है यहां पे। तो वो अब आपके पास ऑप्शंस क्या है, आपके पास ऑप्शंस है क्रिप्टन, केरोसिन, कार्बन स्टील और, तो यहां पे क्रिप्टन क्या है, क्रिप्टन गैस है, आप पढ़े ना इनर्ट गैस जो होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो क्रिप्टन क्या है आपके पास, गैस है। केरोसिन क्या है, लिक्विड। कार्बन स्टील क्या है, कार्बन और मैग्नीज और आयरन से जो चीज बनता है कार्बन स्टील, तो सॉलिड होता है ये, तो वो क्या होगा, वो लिक्विड होगा। लिक्विड क्या है, कैरोसिन, जिसका अपना कोई फिक्स शेप नहीं है बट इट हैज ए फिक्स्ड वॉल्यूम, नॉट लाइक गैस। गैस के पास क्या है कि गैस भैया ना तो उसका फिक्स शेप है, ना ही उसका अपना फिक्स वॉल्यूम है। आप गुब्बारा में भी रखे थे उतना ही वॉल्यूम, उतना ही मॉलिक्यूल्स वापस से कमरे में छोड़ा तो पूरे कमरे के अपने उसके स्पेस को ऑक्युपाई कर लिया, तो मतलब अपना वॉल्यूम भी चेंज कर रहा है। इसलिए तो कहा जाता है ना कि आपका जो प्रवृत्ति होना चाहिए, आपकी जो नेचर होना चाहिए वो पानी की तरह होना चाहिए कि आप जिस भी माहौल में जाएं उस माहौल के हिसाब से अपने आप को ढल ले, लेकिन गैस की तरह नहीं होना चाहिए कि फैल जाना चाहिए। और आपको आपका आयतन ना पता होना चाहिए, आयतन कहे तो आपको अपनी लिमिट पता होना चाहिए, कैपेसिटी पता होना चाहिए, नॉट लाइक गैस कि जहां भी गए सारे, हाँ सारे जगह फैल रहे हैं। तो ये इसलिए कहा जाता है कि आपकी जो प्रवृत्ति है वो पानी की तरह ही होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दूसरा क्वेश्चन है कि सम मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, दे आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड आर। मतलब कुछ ऐसे धातु होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं और पानी और नमक बनाते हैं, उन्हें उभयधारी ऑक्साइड कहते हैं। तो आपको पता होगा कि उभयधारी का मतलब क्या था ना, दोनों, वही एम्फोटेरिक का मतलब होता है उभयधारी। तो आपको पता होगा कि कोई अगर चीज एसिड से रिएक्ट करके अगर वो सॉल्ट एंड वाटर बनाती है तो वो क्या होगी, बेस होगी। या कोई अगर चीज अगर बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है तो क्या होगी, एसिड होगी। क्योंकि एसिड और बेस ही जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और नमक और पानी बनाते हैं। तो कहने का मतलब है कि कोई एक मेटल का ऐसा ऑक्साइड है, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं मेटल ऑक्साइड, लगभग 10 के आसपास होते हैं जो ऑक्साइड्स हैं, जो क्या है कि पानी से रिएक्ट, जो अब उसके एसिड से या बेस दोनों से रिएक्ट करके सॉल्ट और नमक बनाते। मतलब क्या है, वो एक ऐसा ऑक्साइड है जो एज एसिड से भी, एसिड की तरह भी बिहेव करेगा और बेस की तरह भी बिहेव, क्योंकि जब वो ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करता है तो पानी और नमक बनाता है, मतलब कि वहां पे वो बेस की तरह काम करेगा। जब वो ऑक्साइड आपके वापस से ये बेस से रिएक्ट करता है तो पानी और नमक बनाता है, मतलब यहाँ क्या है, वो ऑक्साइड आपका एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो ऐसे कुछ ऑक्साइड्स के नेम है जो आपको ना मतलब पता होना चाहिए। मैंने ट्रिक पे उसको बनाया है, मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, जनाब ये ट्रिक है, ये जितने भी ये जो एलिमेंट्स आप देख रहे हैं ये सारे एम्फोटेरिक नेचर होता है। इसका जो ट्रिक है जनाब, मतलब क्या था ना कि एक भाई साहब थे, ठीक है, उनकी ना अपने मोहल्ले वालों से लड़ाई हो गई, तो सोचते चाहिए अलीगढ़ कैंपस चल लेते हैं, ठीक है। अब बहुत छोटी सी बात पे लड़ाई हुई थी, बोले कि अब जा रहे हैं हम, दुनिया छोड़ के सब अलीगढ़ चले जाएंगे, वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसका ट्रिक है कि जनाब बेकार में बेकार में अलीगढ़ गए, यह सुनकर सीआर से कर भी सब आसमां तक पागल हुए। मतलब क्या है कि वो जनाब बेकार में ही फिर लड़ाई करने के बाद अलीगढ़ गए, यह सुनकर भी सब आसमां तक पागल हुए। मतलब जेडन जनाब BEAL अलीगढ़, GA गए, SN सुन, CR3 मतलब अगर इसका ऑक्साइड बनाएगा CR2O3, V5 मतलब V2O5 लाइकवाइज V2O5, ठीक है। उस तरीके से बाकी सारी चीजें, तो ये उसका ये ट्रिक है। तो इसमें आपके क्वेश्चंस में क्या था, जिंक,
आपने पढ़ा जनाब बेकार में अलीगढ़ गए या सुनकर भी सब आसमान तक पागल हुए। ठीक है, वहां देख लीजिएगा। तो जिंक है, जी हाँ जिंक के ऑक्साइड्स हैं, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के ऑक्साइड्स हैं। तो क्या है ना कि अगर आपको सिर्फ मेटल भी दे दिया जाए ना तो भी आप एम्फोटेरिक लिखेंगे। अगर आपको ऑक्साइड के साथ भी दे दिया जाएगा ना तो भी आप उसको एम्फोटेरिक ही बोलेंगे, क्योंकि रिएक्शंस क्या होता है ना कि उसमें एक फर्क होगा। क्या होगा ना कि जब मेटल किसी एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करता है ना तो वो उस टाइम पे वो हाइड्रोजन रिलीज करता है, सॉल्ट बनाता है बट हाइड्रोजन रिलीज करता है। लेकिन अगर उसके ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं ना एसिड और बेस के साथ, तो उसके साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन की जगह पे ना वो वाटर रिलीज करते हैं। जैसे कि उदाहरण में दिखाता हूं, यहां पे कॉपर नहीं है तो कॉपर नहीं होगा। कैसे नहीं होगा वो भी मैं दिखाता हूं। देखिए जैसे कि मान लीजिए क्या था आपका Al2O3 and ZnO। अब इसको किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाइए, Al2O3 मान लीजिए HCl एसिड है, ये एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है प्लस वाटर बनाता है। लेकिन वहीं अगर ये सिर्फ एल्युमिनियम रहता और अगर आपने इसको HCl से रिएक्ट करवाया होता तो ये वाटर की जगह पे ये सिर्फ हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता। तो इतना बात सिंपल समझिए कि अगर उसके पास ऑक्सीजन आया था तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन में लग के पानी बना लिया, नहीं होगा तो नहीं होगा, बट ये रिएक्ट करता है। मतलब क्या है कि वो डिसॉल्व एसिड में भी होता है। सिमिलरली अगर इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाइएगा, फेमस बेस ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, तो ये इसका सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है प्लस पानी बनाता है। ये इसका अपना सॉल्ट बनाता है बट पानी बनाता है। तो क्या है कि यहां पे एसिड है, एसिड रिएक्ट कर रहा है किसी एल्युमिनियम ऑक्साइड से और एक सॉल्ट इन वाटर बना रहा है। तो आप जानते हैं एसिड बेस रिएक्शन क्या बनाता है, सॉल्ट इन वाटर बनाता है। तो भाई यहाँ पे एसिड है तो क्या होगा, वो चीजें जो मिलके इससे सॉल्ट और वाटर बना है वो इससे मिलके बेस होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बेस से मिलके सॉल्ट इन वाटर बनाता है तो क्या होगा, ये एसिड होगा। यहाँ पे एसिड की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे बेस की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ एक जगह एसिड एक जगह बेस की तरह काम कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू मतलब उसके अगेंस्ट में, जिसके एसिड या बेस के अगेंस्ट में जाके। तो ये दोनों तरह से बिहेव कर रहा है, दोनों में डिसॉल्व, एसिड में भी बेस में भी, और सॉल्ट इन वाटर बना रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है जो एसिड बेस रिएक्शन में होता है। तो यहाँ पे ये दोनों उभयधारी नेचर में शो कर रहा है, एम्फोटेरिक नेचर में शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सिमिलरली ZnO है प्लस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या, अगर ये सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा तो हम बोल सकते हैं कि ये यहाँ पे कैसे बिहेव किया होगा, बेस की तरह बिहेव किया होगा। बनाता भी है, जिंक क्लोराइड बनाता है प्लस आपका पानी बनता है। ठीक है, सिमिलरली ZnO रिएक्ट करता है जब अगर NaOH से रिएक्ट करेगा तो यहाँ क्या बनाएगा, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट बनाता है प्लस पानी बनाता है। ठीक है, ये भी एक सॉल्ट है, वाटर बना रहा है। तो मतलब बेस के साथ ये एसिड की तरह बिहेव करेगा और जब एसिड होगा तो उसके साथ ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन क्यूप्रिक ऑक्साइड में क्यों नहीं होता वो देखना है हमें। अगर आपके पास क्यूप्रिक ऑक्साइड है तो ये अगर ये एसिड में डिसॉल्व हो गया तब तो यहां पे बेस की तरह काम करेगा, और ये डिसॉल्व हो भी जाता है, CuCl2 आपको बनाता है और वाटर बनाता है। तो यहां एक सॉल्ट डिसॉल्व साल्ट बनाता है और यहां पे एसिड है तो ये क्या होगा, यहां बेस की तरह बिहेव करेगा। पर क्या ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, अगर एसिड की तरह बिहेव कर गया मतलब कि इसको बेस में डिसॉल्व होना पड़ेगा, NaOH में डिसॉल्व होना पड़ेगा, और NaOH में डिसॉल्व होकर इसको एक सॉल्युबल सॉल्ट बनाना पड़ेगा। अगर ऐसा हो गया तो ये भी एम्फोटेरिक होगा। बट ऐसा होता है क्या, जी नहीं होता है। NaOH में ये डिसॉल्व नहीं होता है, रिएक्शंस नहीं करता है। मतलब कि क्या, यहां बेस की तरह तो काम कर रहा है लेकिन यहां पे एसिड की तरह काम नहीं कर रहा है, मतलब ये एम्फोटेरिक नहीं होगा। एम्फोटेरिक होगा क्या, जो आपको बताया जनाब बेकार में अलीगढ़ गए या सुनकर भी सब परेशान हो गए। Zn जो आपको बताया वहां से वो सारे के सारे अगर वो उसके सिर्फ एलिमेंट्स होंगे तो वो आपको एसिड बेस दोनों में डिसॉल्व हो जाएंगे, लेकिन वहां पानी की जगह पे सॉल्ट तो बनाएंगे लेकिन पानी की जगह पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। लेकिन अगर उनके ऑक्साइड्स होंगे जैसे क्रोमियम का ऑक्साइड Cr2O3, वेनेडियम का ऑक्साइड V2O3, या अपने बेरिलियम ऑक्साइड हो गया VO, अगर वो उनके ऑक्साइड्स होंगे तो वो सारे के सारे एसिड एज वेल एज बेस में डिसॉल्व होके आपको सॉल्ट इन वाटर देंगे। मतलब कि वो
उभयधारी नेचर, एम्फोटेरिक नेचर शो करेंगे। तो वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कहा कि कंसेप्ट मैं उनके साथ साथ बताते चला जाऊंगा और उसको थोड़ा और एलोबोरेट करूंगा, ताकि अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन फिर आपके पास आता है, अब मान लीजिए कल हो के वेनेडियम दे दे, क्रोमियम दे दे, आपका लेड दे दे, तो आप वहां से पता कर लीजिए, सारा आपको पता है, एक बार देख लीजिए एक नजर से, थोड़ा सा रिम याद कर लीजिएगा, आपको उसमें से फंस जाएगा क्वेश्चन, आप उसमें गलत नहीं कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, विच गैस कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल वार्मिंग थ्रू इट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है ना, कि जैसे सन से जो भी एनर्जी आती है सनरेज के माध्यम से, वो हमारे अपने धरती पे आती है और वापस से वो क्या ना, धरती उसको रेडिएट कर देता है, वापस उसको रिटर्न कर देता है। बट कुछ एटमॉस्फेयर में गैसेज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अपनी धरती से अलग अलग हाइट पे कुछ गैसेज होते हैं। वो गैसेज ने क्या करते हैं, उस रेडिएट होने वाली जो वापस से धरती से रिटर्न होकर जो रेडिएशन एनर्जी जाती है, वो हीट एनर्जी जाती है, उसको ना वो ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, कुछ उसके पोर्शंस को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेयर पे, डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे, और ऑब्जॉर्व करके ना वापस से वो धरती को वो ना रिटर्न हीट भेजते हैं, जिससे कि धरती का टेम्परेचर ना अपना बना रहता है, गर्म रहता है। और कभी कभी ये इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो ग्लेशियर के जो आइस है वो पिघलने लगता है, जिससे हम कहते हैं कि वाटर लेवल बढ़ेगा, तो हमारा जो भी लिवेबल जो लैंड्स है वो हमारा उसमें सबमर्ज हो जाएगा। तो इसलिए उसको थोड़ा सा कंट्रोल भी रखना है, मतलब एक तरीके से सही भी है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, बट एक्सेस में कोई भी चीज़ जैसे वो उसका भी होना, टेम्परेचर का इंक्रीज होना, वो भी अपने आप में बहुत हार्मफुल है। 1 डिग्री सेल्सियस आई थिंक वो 20%, मतलब 20 साल या शायद 10 साल या 5 साल 1 साल के बाद वो बढ़ रहा है, ऐसा मेरे को एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट वो एक उस रेट से हमारा बढ़ रहा है टेम्परेचर, तो हमारे लिए हार्मफुल है। इसलिए अब इसके कुछ गैसेज हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, मैं ना उसको प्रायोरिटी ऑर्डर पे लिख देता हूं, को पता होना चाहिए। प्रायोरिटी ऑर्डर पे मतलब उनके कितने जो सबसे ज्यादा परसेंटेज में जो पार्टिसिपेट करता है। तो पहला है इसमें वाटर वेपर इंक्लूडिंग क्लाउड, उसका परसेंटेज आप देखिएगा ना तो तकरीबन 70% जो हमारे ग्रीन हाउस गैस में इफेक्ट करता है। दूसरा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये तकरीबन 20% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है। तीसरा है आपका मेथेन CH4, ये तकरीबन आपको 7% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है। चौथा है आपका ओजोन, ये आपको 4% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है। आपके पास पांचवें में इसके अलावा जो बचता है बाकी सब परसेंटेज, वो आपका नाइट्रस ऑक्साइड N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CF6, SF6, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, ये सब सारे के सारे ग्रीन हाउस गैस में इफेक्ट करते हैं। तो आपके पास ऑप्शन में क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है यहाँ पे, ठीक है, मेथेन है यहाँ पे, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ गया, है यहाँ पे, तो आपका मोर देन वन, आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एसिड जो है, एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट टू लिबरेट विच गैस, मतलब अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कौन से गैस को मुक्त करती है। तो होता क्या है ना कि कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ भी, जरूरी नहीं है कि सिर्फ कार्बोनेट हो, कोई एसिड रिएक्ट करती है ना तो उसका वो सॉल्ट बनाती है, ठीक है, जो मतलब जैसे जो एसिड है उससे मिलके उसका एक अपना सॉल्ट बनाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट करती है और वाटर बनाती है। होता है क्या रिएक्शन, देखते हो कौन सा रिएक्शन होता है वो ऐसे, कोई भी एसिड अगर वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो उस मेटल का सॉल्ट बनता है प्लस CO2 गैस आपका लिबरेट होता है, निकलता है और आपका पानी बनता है। ठीक है, ये एक्वस फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए आप HCl ले लीजिए और ये जो काम होगा
वो सिर्फ मेटल कार्बोनेट के साथ ही नहीं, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी आपका होगा। ये दोनों के साथ करके ये सेम चीज ही बनाएगा। उदाहरण जैसे HCl ले लिया आपने, ठीक है, HCl ले लीजिए आप, और एक कार्बोनेट ले लीजिए सोडियम कार्बोनेट। आपका इसका सॉल्ट क्या बनेगा, NaCl, CO2 गैस, और आपका पानी बनेगा, ठीक है, या एक्वस बनेगा, ठीक है, ये आपका गैस बनेगा। ये इसके साथ कार्बोनेट के साथ भी, और इसका जो बाइकार्बोनेट होता है इसके साथ भी मिलके यही बनाएगा। इसके साथ इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हैं ट्वाइस, पहले सॉरी यहां नहीं, हाँ नहीं यहाँ यहीं पे सॉरी, 2NaCl और आपका CO2 एक ही है, एक ही है, एक ही है, देखिए बैलेंस रिएक्शन है। तो चाहे वो बाइकार्बोनेट हो, कार्बोनेट हो, अगर किसी चाहे वो कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, अगर वो उसके मेटल वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो उसका अपना वही बनाएगा। वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, बट आपका खुद का सॉल्ट बनाता है और पानी बनाता है। ठीक है, समझ गए? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर क्या होगा? CO2 आंसर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। विच एसिड इज डिस्क्राइब्ड एट COOH COH। इसको ना ऐसे लिखते हैं अपन, जब इसको खोल के लिखिएगा जब आप इसको खोल के लिखेंगे तो आप ये ऐसे होगा COOH COOH। ठीक है, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये COH ग्रुप होता है ना, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। इसका आंसर वैसे ऑक्सैलिक एसिड होगा, क्योंकि एसिटिक एसिड होता है CH3COH, कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3। जब वाटर कार्बन डाइऑक्साइड में जब हम मिलाते हैं तो आपका ये एसिड बनता है, वीक एसिड होता है, इसलिए ब्रेक होते रहता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर ये होगा। लेकिन मैं चाहता हूं ना कि आपको कुछ ऐसे एसिड के भी नाम बता दूं जो अक्सर आया करते हैं, जो जिनका कॉमन नेम जो है, जिनका ओरिजिन नेम है ना, उससे वो पूछ लिया जाता है। जैसे एसिटिक एसिड ही है, ठीक है, इसका IUPAC नेम होता है एथेनोइक एसिड, 2 कार्बन वाला एसिड है एथेनोइक एसिड। लेकिन एसिटिक एसिड जो है ना, ये उसके कॉमन नेम से आया है। जो लैटिन नेम, आप जो रेड वाली, जो लाल वाली जो चींटी होती है ना, जो एक सावन के मौसम में शायद वो हमको दिखेगा, जब आम में मंजर लग जाता है ना, तो हम लोग जब खरिहान में जाते थे तो वहाँ वो लाल वाली चिट्टी होती थी, वो काट लेती थी ना, तो वो वहाँ जो खेलते थे, वो खैनी वैनी खाते थे, वो लोग चूना लगाते थे। तो चूना क्या होता है ना, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, बेस होता है, तो एसिड होता था और बेस होता था, तभी उसको ना लगा के ताकि उसको न्यूट्रलाइज किया जाता था। न्यूट्रल रिएक्शन होता है एसिड बेस का। तो वो जो एसिड है ना, जो उसमें पाया जाता है, उस रेड लाल वाली चींटी में, रेड आंट में, उसको एसिटिक एसिड ही बोलते हैं। अब उसका नाम ना लैटिन में ना, उस रेड आंट को ना हम लोग लैटिन में एसेटम बोलते हैं, तो उसी के नाम पे एसिटिक एसिड पड़ा। इसी तरीके से 2-3 और एसिड है, हम उसके कॉमन नाम को हम देखते हैं, उसके ओरिजिन को देखते हैं। ठीक है, वहां से ना अक्सर ये चीज आपको पूछ लिया जाएगा। जैसे और ये ना ये आपका लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड आपके विनेगर में भी पाया जाता है, जो नूडल, ठीक है, चाउमीन खाते हैं आप लोग, या फिर सूप बनाते हैं, या फिर मंचूरियन खाते हैं, वहां पे भी जूस उसमें भी पाया जाता है, और लैटन डिसाप में भी आता है। चलिए कुछ एसिड देखते हैं अपन। ठीक है, ये एसिटिक एडिक पाया जाता है, माफ कीजिएगा, वो एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है। मैं जो बता रहा था वो फॉर्मिक एसिड की बता रहा था, फॉर्मिका, वो आंट की बात बता रहा था। ठीक है, तो उसके आइए अब देखते हैं
स्ट्रक्चर हम देखेंगे कुछ एसिड्स के, उसके हम कॉमन नेम देखेंगे और हम उसके IUPAC PAC नेम भी देखेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। अब जैसे सबसे पहला एसिड है, अब जो ये COOH जो ग्रुप है ना, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और हम उसी कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप की ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर H सबसे पहला अगर लगाइए, H लगाइएगा तो पहले सबसे पहला जो उस क्रम का एसिड बनता है वो H लगाने के बाद बनता है, जो दूसरा एसिड जो उसका CH3 लगाते जाएंगे। तो ऐसे ही मतलब आप उसका होमोलोगस जो सीरीज आप ऐड करते जाएंगे, CH3, फिर उसके बाद 2 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला, तो वो आगे बनता जाता है। तो पहला जो है आपके पास H लगाने के बाद वो ये बनता है और इसका हम कॉमन जो नाम होता है ना वो फॉर्मिक एसिड। तो मैं इसी की बात बोल गया, हालांकि एसिटिक का एग्जांपल मैं इसका बोल गया, माफ कीजिएगा। ये जो होता है वो फॉर्मिक एसिड होता है और यही रेड एंड जो रेड चिट्टी होती है ना वहीं से ये मिलती है, जिसको लैटिन में हम इसी रेड एंड को हम फॉर्मिका बोलते हैं, ठीक है। तो यहीं से वो फॉर्मिक एसिड का नाम आया। लेकिन इसको एक कार्बन है ना, तो ये हमारा मेथेन होता है ना, एक कार्बन वाला। तो इस E के जगह पे ना जब एसिड आता है ना, E के जगह पे ना इसको रिप्लेस करते हैं OIC, ओइक एसिड, ओइक एसिड। इसको वहां से रिप्लेस करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, मेथेनोइक एसिड। हालांकि वो ना IUPAC नेम से नहीं पूछते, कॉमन नेम से पूछते हैं क्योंकि उसके ओरिजिन होते हैं और उसकी अपनी हिस्ट्री होती है, तो वो पता होना चाहिए। IUPAC नेम से तो कोई भी बता देगा। ये तो आप लोग जब 12 पढ़े होंगे तो वहाँ पे नोमेनक्लेचर में ना वो सैकड़ों बार ही बताया जाता है, तो वो जानते हैं कि यहाँ सब पूछेंगे नहीं, सारे बच्चे सही कर देंगे, पूछने का फायदा क्या है, ठीक है। दूसरा इसका आता है वही एक CH3 लगा दीजिएगा, जिसकी हम चर्चा गलत तरीके से कर गए, इसके जगह पे इसको बोल गए। ये एसिटिक एसिड होता है, इसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड, ठीक है। ये आपको विनेगर में पाया जाता है, सिरका भी आप बोल सकते हैं, हम हिंदी में तो सिरका यूज करते हैं, ठीक है। इसी को लैटिन में ना एसिटम बोलते हैं, एसिटम, और यहीं से इसका नाम एसिटिक एसिड पड़ा। अब विनेगर का तो बहुत इस्तेमाल करते हैं आप लोग, लैब में बहुत यूज करते हैं, नूडल्स डालने में, चाउमीन बनाने में हम लोग विनेगर यूज करते हैं। हम लोग जितना सूप बनता है ना उसमें भी हम विनेगर डालते हैं, सोया सॉस के साथ विनेगर डालते हैं, ये जूस वूस जितना होता है विनेगर डालते हैं। इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है काफ़ी अच्छी होती है, तो अगर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है ना तो एंटीसेप्टिक के लिए भी यूज होता है, बाथरूम क्लींजर, फर्स्ट क्लींजर के लिए यूज होता है। लेकिन अगर उसको आप पी लिए ना, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म को आपने पी लिया ना, तो आपके दांत ना गल जाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि उस चीज़ को बहुत दूर रखना चाहिए बच्चों से। बाथरूम में भी आप देखें, किचन विचन में भी ना, तो जहाँ लॉकर होता है ना वहाँ रखा जाए छुपा के, नहीं तो एकदम ऊपर बच्चों से काफ़ी दूर रखा जाता है। हाँ, ये वाला जो पीने वाला जो या खाने में जो यूज होता है, बेकिंग जो विनेगर होता है, सॉरी कुकिंग जो विनेगर होता है, उसको उसमें बहुत डाइल्यूटेड होता है, इसलिए उसको हम फूड में या कहीं भी हम यूज करते हैं। फूड प्रिजर्वेंट के लिए भी, अचार में भी हम उसको यूज करते हैं, फूड को प्रिजर्व करने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। तीसरा है इसमें जो आपको पूछेगा, 1 2 3 मैं तीसरा प्रॉपर नहीं करूंगा, मैं चौथा बताऊंगा। आपको याद है कि दूध बनता है या दही जब गर्म करते हैं फिर छोड़ देते हैं या दही में, तो उसका ना अपना एक छाली बनता है, और मम्मी लोग घर पे अक्सर क्या करते हैं, छलिया को निकाल देता है, तो छलिया को निकाल के ना जमा करके फिर बाद में उसे घी बनाता है। तो घिवा का जो वो निकलता है ना, वो मतलब एकदम ब्राउनिश जो होता है, ठीक है, मतलब गोल्डन कलर वाला होता है, जिसको हम चीनी डाल के खाते हैं, तो खट्टा लगता है वो थोड़ा सा। तो उसमें ना एक खटापन में ना एक एसिड है, वो जब हम छाली को निकालते हैं ना तो मक्खन ही होता है वो बेसिकली। अब वो जब मक्खन जैसे
2 दिन 3 दिन बाद जब बासी होने लगता है ना, तो उसमें खटापन आएगा। आप खाइएगा, बासी मक्खन खा के देखिए, खटापन आता है। वो जो खटापन आता है ना, ठीक है, वो इसी एसिड के वजह से आता है, ठीक है। और वो इसको हम ब्यूटराइक एसिड बोलते हैं, ठीक है। इसको ब्यूटराइक एसिड का नाम इसलिए पड़ा, जो रैंसिड बटर होता है ना, जो बासी मक्खन को रैंसिड बटर बोलते हैं, जो बासी मक्खन होता है ना, उसी को हम लैटिन में ना रैंसिड बटर के ही नाम पे, उसी बटर के ही नाम पे इसका हम ब्यूटराइक एसिड नाम पड़ा, क्योंकि उसी में पाया जाता है। तो जो रैंसिड बटर में उसमें पाया जाता है, तो उसी बटर के नाम पे, मतलब लैटिन में बटर के नाम पे ही इसका वो नाम पड़ा। तो इसको हम बोलते हैं क्या, ब्यूटेरिक एसिड। कहाँ पाया जाता है जी, रैंसिड बटर में, या आप कहिए तो बासी मक्खन में पाया जाता है, ठीक है। इसी का क्या है, आईपीएसी नेम अगर देखिएगा तो क्या है, 1 2 3 4 क्या है, 4 है तो क्या हो गया, ब्यूटेन होगा। तो ब्यूटेन के जो लास्ट वाला ई है उसको ओइक एसिड से रिप्लेस कर दीजिए, तो क्या बन गया आपका, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। ऐसे ही कुछ और भी है, जैसे कि ये डाइकार्बोक्सिलिक ग्रुप में, मतलब क्या है कि 2 आपके पास ये वाले कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे होंगे, ठीक है, जिसमें से आपने एक पढ़ा दिया। तो इसका जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, या पहला ही डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जो आपका बनेगा, वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, जो पहला कार्बोक्सिलिक एसिड आपका बनेगा, वो आपका ये बनेगा, 2 कार्बोक्सिलिक को लाके सीधे आप ऐड कर दीजिए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को लाके ऐड कर दीजिए। ठीक है, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप को लाके आप ऐड कर दीजिए, तो इसका जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगा, ठीक है। तो ये आपका जो बना ना, ये डाई एसिड बना, ठीक है। तो डाई एसिड बना, तो इसका अगर आईपीएसी अगर आप नेम करेंगे तो क्या होगा, मैं कॉमन नेम बाद में आता हूं। 1 2 2 फॉर्म में हो रहा है, 2 कार्बन भी है आपके पास, तो ये 2 कार्बन में क्या है, इथेन डाई है, तो डाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन इसका कॉमन नेम कहाँ से, ऑक्सैलिक एसिड है ना, तो ये जो इसको हम कॉमन नेम में ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं, जो कि ये एक तरीके से जो आपका फ्लावरिंग प्लांट होता है ना, जेनस ऑक्सैलस, ठीक है, ये वो फ्लावरिंग प्लांट होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जेनस ऑक्सैलस जो होता है, उसको क्या ना, बेसिकली एक तरीके से ये वो होता है, मतलब जो घास होता है ना, ठीक है, आपका वुड सोरेल्स जो आप बोलते हैं ना, घास, वो घास में ही एक फूल तरीके का होता है, ठीक है, चारोंगी का फूल, सो चारोंगी का फूल बोलते हैं, उसमें ही ये एक तरीके का फूल होता है, मतलब ऐसे ऐसे घास होता है और उसी में वैसे ऐसे फूल भी होता है, मतलब घास के पत्ती की तरह वो फूल भी होता है, और एकदम घास में नीचे पाया जाता है, काफी नीचे, मैंने देखा है गाँव में, ठीक है, आप भी देखिएगा तो मिल जाएगा। ये उसी में सबसे पहले ये पाया गया, और उसी के नाम पे, ठीक है, उसका साइंटिफिक नेम होता है, वो वुड सोरेल जो होता है, वो चारोंगी का जो घास होता है ना, उसी का जो साइंटिफिक नाम है जेनस ऑक्सैलस होता है, और उसी के नाम पे इसको ऑक्सैलिक एसिड रख लिया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूछा जाता है, जो कि डाइकार्बोक्सिलिक फॉर्म में होता है। एक और आता है आपका बेंजीन से बना हुआ, ठीक है, इसका कॉमन नाम होता है तो थैलिक एसिड होता है, लिखा था पी से है, बट थैलिक एसिड, इसमें आपका पी साइलेंट रहता है, बोलते हैं इसको हम थैलिक एसिड। अगर आपको यूपीएससी नेम करना होगा तो 1 2 बेंजीन 1 2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लिख दीजिएगा, और एक बेंजीन पे अगर लगा हो तो आप उसको क्या बोलेंगे, उसको बेंजोइक एसिड, या फिर बेंजोइक एसिड, उसको आप बोल देंगे बेंजोइक एसिड, हाँ, बेंजोइक एसिड, या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दोनों के दोनों नेम जो है ना, बेंजोइक एसिड और बेंजीन कार्बोक्सिलिक, ये दोनों के दोनों नेम आपका कॉमन नेम में भी और आईपीएससी नेम में भी यूज होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो आपका आंसर क्या था, यही था ना, ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, आप कर लीजिएगा। हाँ, ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब, one of them contains distilled water and the other 2 contains an acidic solution and a basic solution respectively. Which of them will turn a red litmus to blue? आपने पढ़ा होगा, बचपन से ही पढ़ते आप आ रहे हैं कि ए आप क्या पढ़ते रहे, ए बी आर, मतलब क्या करता है ना, ए फॉर एसिड और बी फॉर ब्लू, आर फॉर रेड। मतलब एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है और वाइसे वर्सा इसका रिवर्स, बेस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। ये आप बचपन से रटते आ रहे हैं, तो उसी बेसिस पे आपका इसका आंसर क्या होगा। क्या पूछा क्या है, ए बेसिक सोल्यूशन विच ऑफ देम विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। तो एसिड क्या करता है, ब्लू टू रेड करता है, और बेस क्या करेगा, रेड टू ब्लू करेगा। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The order of acetic acid resembles that of, एसिटिक एसिड पूछा है आपने, अभी पढ़ा कि एसिटिक एसिड क्या है, सिरका होता है। सिरका मतलब बोले तो विनेगर, और विनेगर मतलब ये, इसी विनेगर का लैटिन नाम क्या है, एसिटम होता है, जिससे कि इसको नाम एसिटिक एसिड दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ट्रिकी क्वेश्चन, ट्रिकी तो नहीं बोलूंगा बट है क्वेश्चन जानने लायक, नॉलेजेबल क्वेश्चन है। ठीक है, बट ऑप्शंस के हिसाब से आप अगर नहीं भी जानते इसको डिटेल में तो आप कर लेंगे। Why does dry HCl gas not change the color of dry litmus paper? गुड, मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपके पास गैस बिल्कुल ड्राई है, शुष्क गैस है, और आपके पास जो लिटमस पेपर भी है वो भी एकदम ड्राई है, वो भी शुष्क आपके पास लिटमस पेपर है, तो उस केसेस में कलर चेंजेस क्यों नहीं होता है। मतलब एसिड है तो एसिड है तो क्या होना चाहिए, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एसिड क्या कर देता, ब्लू लिटमस को ये रेड में कन्वर्ट कर देता। लेकिन ऐसा अगर आपके पास ब्लू लिटमस दिया गया है तो वो लिटमस के कलर को चेंज नहीं कर पा रहा है, ड्राई है। तो ड्राई है तो क्यों, तो होता क्या है ना कि आप अगर लिटमस पेपर लेंगे ना तो वो ना बेसिकली एक प्लेन पेपर होता है, लेकिन उस पर ना एसिड का या बेस का दो डिफरेंट लिटमस बनाए, एसिड का और बेस का ना उस पर एक जिलेटिनस वो लेयर चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, और वो जिलेटिनस लेयर जो है ना, जब आप उसको पानी में वो बेस का या एसिड का होता है, तो ड्राई प्रोटिक एसिड होता है, जैसे कि H2SO4 या H2CO3, इन सब का वो एक अपना लेयर होता है। लेकिन जब आप उसको जैसे ही पानी में डिप करेंगे ना, तभी वो एसिड से या बेस से H+ या OH- निकल के ना उस पर जाता है और अटैक करता है, और वहां जाके उस जो डाइप्रोटिक एसिड का जो H है, या फिर वहां अगर बेस है तो OH है, उससे वो रिएक्ट करता है, उसका H और इसका OH, या इसका मतलब उसका रेस्पेक्टिव, मतलब एसिड क्या होगा तो उधर उसका बेस का होगा OH, या फिर अगर इसका अगर बेस है तो इसका OH होगा तो एसिड का H होगा। तो वहां से वो रिएक्ट करके ना एक आयन बनाता है, और उस आयन के वजह से ना उसके लिटमस में आप चेंजेस देखते हैं। जैसे कि डाइप्रोटिक एसिड मान लीजिए कोई आपका H2SO4 है, ठीक है। अब यहां पे मान लीजिए कि आपने क्या, आपके पास सॉल्यूशन में क्या है, NaOH है, ठीक, या फिर HCl है, कुछ भी है, तो ये ना यहां से OH- इस पे आता है, ठीक है, ये इसको ऊपर से खोल देता है, और इसके पास ये मूव कैसे करेगा, तभी करेगा ना जब आपके पास पानी होगा। मान लीजिए आपके पास पानी भी है, ठीक है, ये इसको खोलेगा तो ये OH अपना बना लेता है, ये आप खोलिएगा तो ये इस पे माइनस आ जाएगा, ठीक है, माइनस आएगा तो ये यहां से H+ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे ना आप देख रहे हैं कि H+ हो या फिर OH- हो, पहले तो ये मूव तभी करेंगे जब आपके पास सॉल्यूशन क्या होगा,
एक्वस होगा, मतलब क्या है, पानी होना चाहिए उसमें, और पानी होगा तभी ये मूव करेगा, तो पानी होगा तभी ये मूव करेगा, तो इसके मतलब क्या है कि जब ड्राई रहेगा तो आयंस के मूवमेंट्स नहीं होंगे, चाहे यहां से OH निकल के आए, चाहे यहां से H+ निकल के आए, तो वो तभी होगा जब पानी होगा तो आयंस मूव करेगा। पानी क्या पोलर सॉल्वेंट्स होता है, तो उसके लिए एक्वस होना मीडियम का जरूरी है। अगर वो एक्वस नहीं होगा तो हमारा आयंस का मूवमेंट नहीं होगा, आयंस का मूवमेंट नहीं होगा तो इस जो लिटमस पेपर पे जो अगर एसिड लगे हैं, चाहे कंजुगेट बेस लगता है, जानने की जरूरत नहीं होता ना, वो जो बेस लगा होता है उस पे वो यहां से निकल के आयंस आएंगे नहीं, अटैक करेंगे नहीं, तो रिएक्शंस होगा नहीं, तो फिर उसका कलर चेंज होगा नहीं। तो सिंपल बात है, पानी चाहिए आयंस को मूवमेंट के लिए, वो पानी अगर नहीं है, अगर ड्राई है, तो आपका लिटमस में कोई कलर चेंज नहीं होगा। तो यहां पे जो बेटर ऑप्शन दिख रहा है, जो हाइड्रोनियम आयन की बात हो रही है, H3+ आयन का फॉर्मेशन है, वो तभी होता है जब आपके पास पानी होता है, तो यहाँ पे बिना पानी के अभाव में वो कलर चेंजेस आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और शायद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ऑप्शंस इजी लगेंगे बट इंपॉर्टेंट क्या है ना, इसके एक्सप्लेनेशन जब जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा। डिटेक्ट द ऑड वन। तो ऑड वन क्या, इसमें सेटिंग ऑफ सीमेंट है, बर्निंग ऑफ कोल है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स है। इसमें ना कई जगह या आपको लगता भी होगा, प्राइमा फेसिया में आपको लगता भी होगा ना कि इसमें फिजिकल रिएक्शन हो रहा है, इसलिए शायद सेटिंग ऑफ सीमेंट आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो। बाकी दोनों में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जी नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। इंटरेस्टिंग क्या है ना कि इन तीनों के तीनों में केमिकल रिएक्शन होता है, और दूसरा और इंटरेस्टिंग चीज है कि तीनों के तीनों में जो केमिकल रिएक्शन होता है ना, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। सेटिंग ऑफ सीमेंट ना आपको लगता है कि भाई ढलैया कर दिए, प्लास्टर कर दिए, तो पानी पटा रहे हैं अपन, तो वो तो फिजिकल चेंज ही होता होगा, सेट हो रहा है धीरे 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 धीरे। भाई मिट्टी थोड़ी है, वो सीमेंट है, सीमेंट ना केमिकल से बनता है। हम इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर, हमें पता है। हमें भी पहले लगता था कि वो तो पानी पट रहा है, बस ऐसे ही सूख रहा होगा, वो कोई केमिकल तो उसमें इन्वॉल्व है नहीं, दिखता तो है नहीं, सीमेंट ही तो है, मिट्टी से बना है। जी नहीं, वो कई सारी चीजों से बना होता है, वो कैल्शियम ऑक्साइड से बना होता है, सिलिकेट से बना होता है, एल्युमिनियम फेराइड से बना होता है, तो एक केमिकल से ही बना होता है। तो उसमें भी जब पानी आप डालते हैं ना, तो एक हाइड्रेशन रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से ना वो सेट होता है, और सेट होकर ना एक चट्टान की तरह कोलोमेरेट चीज बनाता है, एक जेल बनाता है, जिससे कि वो ना मजबूती मिलती है। अगर आप दीवार है या आपका ढलैया हुआ है, ठीक है, सीलिंग का ढलैया हुआ है, आप पानी पटाना छोड़ दीजिए ना, तो आपको ना एकदम भूसे की तरह, एक हथौड़ी मारिएगा ना, भूसे की तरह झर के उतरेगा, पेंट नहीं चढ़ेगा उस पर। जो सीलन आती है ना कई बार, या पेंट पपड़ी आपका झड़ने लगता है ना, तो इसी वजह से होता है। आपने प्लास्टरिंग किया है बट उसमें पानी आपने सफिशिएंट दिया ही नहीं है उसके रिएक्शंस के लिए, और वो हाइड्रेशन रिएक्शन वो जरूरी होता है उसको सेट होने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। वो पानी के साथ वो हाइड्रेशन रिएक्शन करके वो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, एक जेल बनाता है, CHS जेल बनाता है, कार्बन हाइड्रोजन सिलिकेट एक जेल बनाता है। तो वे तीनों के तीनों ये केमिकल रिएक्शन है, और तीनों के तीनों एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये कंफ्यूज नहीं होने का कि सेटिंग ऑफ सीमेंट एक फिजिकल रिएक्शन है, बाकी दोनों केमिकल है, नहीं। ऑप्शन ए करेक्ट है, बट कैसे है वो मैं बताता हूं आपको। जो बर्निंग ऑफ कोल होता है ना, जब आपके पास बर्निंग ऑफ कोल होता है ना, तो कोल क्या है, कार्बन, कार्बन है। जब बर्न करते हैं तो आप क्या देते हैं उसको, ऑक्सीजन देते हैं, सॉलिड फॉर्म में होता है। क्या बनाएगा आपको, फिर सी बात है भाई, CO2 बना। ठीक, जो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स है ना, उसमें क्या होता है ना, आपको इथिलीन गैस हम यूज करते हैं, और उसमें भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ना वो इथिलीन गैस, ये भी गैस, और ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो यहां भी हीट आपका रिलीज ही होगा। ठीक है, ये आपका यहां भी CO2 गैस बनाता है, प्लस पानी बनाता है, प्लस आपका जो हीट है वो रिलीज होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहां भी होगा, ये भी एक्सोथर्मिक है और ये भी एक्सोथर्मिक है यहां भी, और उसी हीट से आपका जो डेल्टा H जो हीट निकलता है, उसी हीट से आपका आम या कोई भी फ्रूट से आपका पकता है। ठीक है, ये आपको नेचुरल जो राइपनिंग होता है तो इथिलीन गैस से होता है। जब आर्टिफिशियल करते हैं तो आप कार्बाइड खरीद के ले आते हैं, एसिटिलीन गैस, उससे फिर बनता है, हाइड्रेशन होता है, एसिटिलीन गैस बनता है, फिर एसिटिलीन से फिर वो इथिलीन गैस बनता है, फिर इथिलीन से फर्दर वापस से अपना जो रिएक्शंस होता है राइपनिंग में, एक्चुअल राइपनिंग में जो रिएक्शंस है वो यही होता है। ठीक, लेकिन जो सीमेंट है ना, सेटिंग ऑफ सीमेंट में, उसमें क्या है ना कि
सीमेंट के कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे कि आप उसको C3S ऐसे लिखे देखते हो, लेकिन होता क्या है ना, 3 कैल्शियम ऑक्साइड और ये सिलिकेट फॉर्म में होता है। जब आप इसको पानी देंगे ना, सेटिंग ऑफ सीमेंट के टाइम में जब आप इसको पानी देते हैं ना, तो एक कैल्शियम हाइड्रोजन सिलिकेट करके एक ये आपके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, और साथ साथ ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपना एक बेस बनाता है सॉल्युबल, ये एक्वस फॉर्म में एक अपना बेस बनाता है। इन तीनों में अब आपको मुझे लग रहा है कि एक डिफरेंस दिखने लगा होगा। पहला डिफरेंस, ये दोनों में, इसके कंपैरिजन में ये दोनों में CO2 गैस निकल रहा है, इसमें कहीं भी CO2 गैस निकल रहा है। तो आप पहले डिफरेंस भी बता सकते हैं। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, क्या ये दोनों में ऑक्सीजन लग रहा है, तो ये दोनों में क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम इसको बोल सकते हैं क्या? जहां ऑक्सीजन का एडिशन होता है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही होता है, यहां भी ठीक है। हाइड्रोजन का लिबरेशन भी ऑक्सीडेशन, तो यहां भी हाइड्रोजन हट रहा है, यहां ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। लेकिन इसमें क्या कहीं ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है क्या? इसमें हाइड्रेशन रिएक्शन हो रहा है। पानी जहां यूज होता है रिएक्शन में, वो हाइड्रोलिसिस में होता है, उसको हाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहां पे ये हाइड्रेशन रिएक्शन है, और इन बाकी दोनों का हम क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम बोल सकते हैं। यहां से भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं कि भाई इन दोनों में CO2 निकल रहा है, इसमें CO2 का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो ऐसे भी डिस्टिंग्विश। बट ये नहीं कर सकते कि भाई ये सीमेंट का जब सेटिंग होता है तो ये फिजिकल रिएक्शन है, और आपका जो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स है और बर्निंग ऑफ कोल और केमिकल रिएक्शन, जी नहीं। आपको केमिकल रिएक्शन तीनों में मैंने इसीलिए कहा था, थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखने की जरूरत है, ताकि आपको कल होके ना रटना ना पड़े, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। कोशिश किया मैंने समझाने के लिए, शायद थोड़ा समझ में आ गया होगा। तो ये कंसेप्ट है बेसिकली। अब आप इक्वेशन देख रहे हैं ना, केमिकल्स के साथ लिखा हुआ है, ये हाइड्रेशन रिएक्शन केमिकल रिएक्शन ही होता है, आपने पढ़ा होगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ, आपने अल्कीन पढ़ा होगा, अल्काइन पढ़ा होगा, आपने हाइड्रोलिसिस करके ही तो आप अल्कोहल बनाते हैं, आप उसके वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। तो क्या वो फिजिकल रिएक्शन है अल्कोहल का बनना? नहीं ना, वो केमिकल रिएक्शन ही है। तो भाई यहां भी तो हाइड्रेशन हो रहा है, तो ये कैसे फिजिकल रिएक्शन हो जाएगा? तो ये भी केमिकल रिएक्शन ही है, बट हो क्या रहा है, ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, और ये दोनों के दोनों ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए इसको बताने की जरूरत है, और इसीलिए मुझे आप लोगों के बीच में आके इसकी सोल्यूशन देने की भी जरूरत पड़ी थी, क्योंकि मैंने कुछ जगह कहना नहीं चाहिए, बट मैंने देखा था तो मुझे लगा कि डाउट ना क्रिएट हो जाए, तो थोड़ा हेल्प करता हूं मैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statement about the diamond and graphite is true? ठीक है, they have the same crystal structure, they have same degree of hardness, they have same electrical conductivity, या more than ever या none of the above। मतलब कहने की बात है कि हीरे और ग्रेफाइट के बारे में कौन सा कथन सही है? तो क्या उनके पास समान क्रिस्टल संरचना है? क्या उनके पास समान डिग्री ऑफ कठोरता है ऑन अ मोर स्केल पे हम उसका हार्डनेस चेक करते हैं, कठोरता चेक करते हैं। क्या उनकी विद्युत चालकता समान होती है क्या? इन सब का सवाल है ना, आपको जब तक इनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे ना, कैसे वो बनता है ना, तब तो आपको समझ में नहीं आएगा। एक बार जब आप इसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को देखा, स्ट्रक्चर का मतलब क्या है ना, जब उसके फाइनाइट, उसके ना अंदर घुस के आप उसके स्पेक्ट्रोस्कोपिक से घुस के आप उसके इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट्स, उसके क्लाउड्स, उसके बॉन्डिंग को देख रहे हैं। तो जब तक आप स्ट्रक्चर को नहीं देखते हैं ना, आपको चीजें आप रट सकते हैं, कोई नहीं, आप रट रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं, तो वेल एंड गुड, आप उससे आंसर सही कर पाएंगे। बट उनको पता है कि आप में कहीं ना कहीं कंसेप्ट में लैक है, तो आपको वो ऑप्शंस ऐसे खिलाते हैं ना, स्ट्रक्चर से ऐसे ऑप्शंस लेके आएंगे ना, आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे ना जो आपका करेक्ट आंसर है ना, कई लोगों ने किया होगा, कई लोगों ने ऑप्शन ए टिक किया होगा। जी नहीं, ये गलत है। और हार्डनेस तो आप जानते ही हैं कि हार्डनेस तो ऑब्वियस ही बात है, हीरे का हार्डनेस क्या होता है? 10 होता है, डायमंड का और ग्रेफाइट का 1 या 2 के बीच में आता है, तो हार्डनेस तो बिल्कुल नहीं होगा। और ये चीज़ आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक जो कंडक्टिविटी होता है वो ग्रेफाइट का होता है, लेकिन डायमंड का इंसुलेटर होता है। बट ये होता कैसे है, ये जब तक आप स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि उसके स्ट्रक्चर्स को दिखाने के लिए। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, बट समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये ना क्रिस्टल स्ट्रक्चर थोड़ा सा 3D मॉडल में होता है।
हम कोशिश करेंगे इसको 2D मॉडल में दिखाने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि डायमंड एक ऐसे चीजों से आपके उस स्ट्रक्चर को दिखाएं ताकि कल होके ना आप डायमंड और ग्रेफाइट से बने कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, अगर आपको स्ट्रक्चर क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा ना, कोई भी क्वेश्चन आप उसको कर लीजिए, आपको कंफ्यूजन नहीं आएगा। तो पहले हम ना डायमंड के स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं। और ये डायमंड और ग्रेफाइट क्या है? ये कार्बन के शायद एलोट्रॉप्स है, शायद क्या है, कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। तो एलोट्रॉप्स में भी ना दो तरीके के एलोट्रॉप्स होते हैं, एक क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स होता है, दूसरा एमॉर्फस होता है। एमॉर्फस बोले तो वो लैटिन वर्ड है जिसको नो फॉर्म कहा जाता है। क्रिस्टलाइन में क्या होता है ना कि आपका जो लैटिस बनेगा ना, मतलब एक लेयर से दूसरा लेयर और तीसरा लेयर जब मिलके, जब लेयर वाइज लेयर एक यूनिट सेल बनाते हैं ना, और फिर उसी यूनिट सेल्स को मिलके आपको एक पूरा बिल्डिंग ब्लॉक बनता है, एक पूरा का पूरा, आप उसको होल एंड सोल ग्रेफाइट या डायमंड को आप देख रहे हैं, ठीक है, वो बनता है। तो क्या है ना कि एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या होता है ना कि जो उसके जो सीट के जो लेयर होते हैं ना, वो लेयर का जो ऑर्डर होता है ना, वो ऑर्डर मेंटेन रहता है, वो पीरियोडिसिटी ना थ्रू आउट सारे के सारे स्ट्रक्चर्स में, चाहे वो कितना बड़ा भी स्ट्रक्चर क्यों ना, थ्रू आउट उसकी स्ट्रक्चर में वो ना मेंटेन रहती है। सपोज कि एक लेयर ए टाइप का है, दूसरा लेयर बी टाइप का है, तीसरा लेयर सी टाइप का है, तो ए बी और सी से मिलकर एक यूनिट सेल बना लिया। तो आप जब दूसरे यूनिट सेल पे जाएंगे, जो एडिशन यूनिट सेल, वहां पे देखेंगे ए पहले में क्या था, ए बी सी, वहां भी देखेंगे ना ए बी और सी से ही स्टार्ट होगा। मतलब क्या है, ए बी और सी के बाद वापस से रिपीट हो रहा है, या ए और बी से बना है कोई यूनिट सेल, तो वहां पर देख रहे हैं ए बी, मतलब इस फॉर्म में आप देखेंगे आपको थोड़ा बहुत ए बी, फिर ए बी, फिर ए बी, ये कंटिन्यूअस आप हर जगह देखेंगे क्रिस्टलाइन फॉर्म में। या अगर तीन डिफरेंट लेयर से बना है, ए बी सी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी, तो एक टाइम के बाद ना आप उसके पीरियोडिसिटी को मेंटेन होते हुए देख रहे हैं। लेकिन यही एमॉर्फस में नहीं होता। एमॉर्फस में जो उनका ऑर्डर होता है ना, वो ऑर्डर आपका रैंडम होता है, मतलब बिल्कुल पूरे मॉलिक्यूल्स तक नहीं रहेगा, थोड़े थोड़े रेंज तक उसका ऑर्डर मेंटेन रहेगा, फिर ऑर्डर में ब्रेक मिलेगा। तो रैंडमनेस होता है उसमें, इसीलिए उनके फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आती है। जैसे कि जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ना, उनका जो मेल्टिंग मतलब बहुत शार्प मेल्टिंग, मतलब एक टेम्परेचर जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर आएगा वहां पर वो मेल्ट हो जाएगा। लेकिन वैसा कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट, मतलब एक ग्रेजुअल मेल्टिंग पॉइंट होता है आपके एमोफस सॉलिड में। कार्बन का ही देख लीजिए, कार्बन के तीन क्रिस्टलाइन फॉर्म है ना, तीन होते हैं आपको। एक ग्रेफाइट डायमंड तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। एक आपका बकमिंस्टर, आप फ्लोरीन जो सुने होंगे ना, बकमिंस्टर फ्लोरीन, वो फुटबॉल सॉकर की तरह होता है, वो भी इसका क्रिस्टलाइन फॉर्म है। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ग्रेफाइट से भी ज्यादा करंट जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो उस बकमिंस्टर वो फ्लोरीन की होती है, फ्लोरीन की। ये होता है फ्लोरीन शायद, या फ्लोरीन होता है, जो भी होता है यहाँ पे, ये चीज होता है। ये ना 18 डिग्री, 18 कैल्विन पे ही ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसके इलेक्ट्रॉन इतना मूवेबल होता है, वहाँ पार्टिसिपेट कर ले, ठीक है। तो ये चीजें होती है। तो इसके ना तीन फॉर्म होते हैं, डायमंड ग्रेफाइट के साथ साथ वो भी क्रिस्टलाइन फॉर्म है। जो इसके एमॉर्फस होते हैं ना कार्बन के, आप तो जानते ही हैं, चारकोल यूज कर रहे हैं, कोल यूज कर रहे हैं, जो लैम्प कोक है, वो सब एमॉर्फस होते हैं, वो क्रिस्टलाइन इसके नहीं होते हैं। अब इस तरीके से बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स है जो अपना एलोट्रॉप्स करते हैं। फास्फोरस है, रेड ब्लैक व्हाइट फास्फोरस, सल्फर है, अल्फा बीटा गामा सल्फर, ये वो वही चीज है। बट अपना क्वेश्चन डायमंड और ग्रेफाइट पे बनता है, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है डायमंड और ग्रेफाइट पे। तो हम स्ट्रक्चर्स देख रहे थे, ठीक है, आते हैं इसमें। तो हमारा जो डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है ना, इसका जो यूनिट सेल होता है ना, वो एफसीसी होता है। एफसीसी में कैसे कि एफसीसी क्या होता है कि हर कॉर्नर पे जो क्यूबिक्स होता है ना, क्या होता है, फेस सेंटर क्यूबिक होता है, ये फेस सेंटर्ड क्यूब या क्यूबिक, ठीक है, फेस सेंटर क्यूब। इसके ना हर एक कॉर्नर पे भी एक आपके पास एक एलिमेंट मिलेगा, और फेस सेंटर पे भी मिलेगा। लेकिन साथ साथ डायमंड में जो टेट्राहेड्रल जो वॉइड बनता है ना, जो एक वॉइड में दिखाऊंगा, उस वॉइड में भी एक कार्बन रहता है, और वो भी कार्बन बॉन्ड बनाता है। तो इसमें होता क्या है ना कि आप अगर इसको क्यूब फॉर्म में देखेंगे, नहीं अच्छा बात नहीं,
तो इसके ना हर कॉर्नर पे एक 8 कॉर्नर होते हैं, 8 तो हो ही जाएंगे। उसके साथ साथ इसके हर फेस पे भी आपको कितने फेस होते हैं, 6 फेस। ये सामने वाला फेस हो गया मान लीजिए, फिर उसके बगल वाला फेस हो गया, फिर ये उसके पीछे वाला फेस हो गया, फिर उसके साइड वाला फेस हो गया, फिर ये ऊपर वाला फेस हो गया, फिर ये नीचे वाला फेस हो गया। ठीक है, हर फेस पे आपको एक एलिमेंट देखेंगे। तो क्या है ना कि जब बॉन्डिंग बनती है, ये तीनों आपस में जुड़, जो तीनों एडजेसेंट फेस है, और उससे ये जुड़ के आपको एक टेट्राहेड्रल फॉर्म बनाता है। लेकिन इसका जो एक वॉइड होता है ना, उस वॉइड में, टेट्राहेड्रल जो वॉइड बनता है, और उस वॉइड में भी एक कार्बन होता है, और वो हर वॉइड में नहीं बनेगा, हर जगह यहाँ एक वॉइड बनेगा, बट हर वॉइड में नहीं बन के वो एडजस्ट, मतलब एक वॉइड छोड़ के, जैसे कि मान लीजिए इसका नेमिंग कर दूं मैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच कर दो ना। जैसे ए के पास मान लीजिए है, ए के पास वो वॉइड है, तो बी के पास नहीं होगा, बी के पास नहीं है तो सी के पास होगा। ठीक है, फिर डी के पास ना हो के ई के पास है ही, तो एफ के पास होगा। ठीक है, फिर जी के पास नहीं होगा। तो 4 आ गए। तो 4 वॉइड जो होते हैं ना, वो सारे के सारे जो वॉइड्स होते हैं ना, वो इनके जो एडजेसेंट, जो इनके एडजेसेंट होते हैं ना, उन सबसे, अब ये जो वॉइड है ना, ये इससे मिलके, या यहां देखिए, फिर से देखिए इसको, ये जो ठीक है, तो यहां तो है ही, इसको फ्रेश बनाते हैं डायग्राम। ठीक है, थोड़ा बेटर है। यहाँ पे तो आपके मिलेगा ही मिलेगा हर कॉर्नर पे, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। ठीक, उसके बाद हर फेस पे सामने वाला फेस मान लीजिए ये हो गया। ठीक है, फिर इसके ये बगल वाला फेस, फिर उसके बगल वाला फेस, फिर उसके बगल वाला फेस। ठीक है, फिर एक नीचे वाला फेस, फिर एक ऊपर वाला फेस। ठीक है, 1 2 3 6 फेस हो गया। ठीक, उसके बाद टेट्राहेड्रल वॉइड्स आपका अल्टरनेट छोड़ के कहाँ कहाँ है, तो ये ए पे है, जी हाँ ए पे है। फिर उसके बाद आपका ई पे है, नामिंग करता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। ई पे है, ई पे है, एफ पे है, एफ पे कहाँ से आ गया ये, एफ पे नहीं होना चाहिए, ए बी पे नहीं होगा, सी पे होगा, डी पे नहीं होगा, ई पे होगा, एफ पे नहीं होगा, जी पे होगा। ये माफ कीजिएगा, ये एफ पे नहीं होगा, ये जी पे होना चाहिए, और ये एच पे नहीं होगा। मतलब ए पे है तो बी पे नहीं होगा, तो सी पे, हाँ तो फिर सी पे होगा। ठीक है, फिर डी पे नहीं होगा, ई पे होगा, एफ पे नहीं होगा, जी पे होगा। हाँ ठीक है, ये करेक्ट हो गया। अब ये क्या है ना कि ये इससे 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 और इससे ये ऐसे बॉन्ड बनाएगा, ये भी इससे इससे, जो इसके नीचे वाला इससे इससे बॉन्ड बनाएगा, दिखेगा आपको, ये भी इससे 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 और इससे बॉन्ड, सॉरी,
इससे इससे इस मॉलिक्यूल, ये भी है इससे इससे, इसके एडजेसेंट पे तो एक ये ए वाला फेस हो गया, एक पीछे वाला फेस हो गया, एक ये वाला फेस हो गया, हाँ एक ये आपका पीछे वाला फेस हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 3 और एक इससे 4। तो आप देख रहे हैं कि सब जो भी है सब 4-4 बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो इसका जो आप स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो एक कार्बन आपको ना हर कार्बन आपको 4 से जुड़ा मिलेगा, ठीक है। हर कार्बन, ये भी 4 बॉन्ड, ये भी 4 बॉन्ड, ये भी 4 बॉन्ड। तो यहां पे ना सब सिंगली बॉन्डेड जुड़े हैं, तो क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा, ठीक है। सब सिंगली बॉन्डेड जुड़े हैं और काफी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होता है इनमें, और काफी कंपैक्टेड फॉर्म में भी होता है। एफसीसी पैकिंग होती है इसका, मतलब फेस अंडर क्यूबिक इसका क्रिस्टल यूनिट से अगर देखें तो क्यूबिक फॉर्म में होता है, और काफी ये ना कंपैक्टेड फॉर्म में होते हैं, और सबके सब क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब सिंगल बॉन्डेड है, कहीं भी पाई बॉन्ड नहीं है। और क्या है सर, सबके सब कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, और बहुत कम, इनका जो बॉन्ड लेंथ होता है ना बहुत छोटा भी होता है, 154 पिकोमीटर, बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो यहां पे आपने जो इसका, अब आते हैं दूसरा स्ट्रक्चर, हम आपका देखते हैं ग्रेफाइट का, फिर आपको पता चला ग्रेफाइट में क्या होता है ना, आपने ऐसा देखा होगा, सॉरी ठीक है। फिर ऐसे ही सेम लेयर एक यहां नीचे रहता है, और ऐसे ही सेम लेयर एक यहां नीचे रहता है, और इन दोनों के बीच में, इन तीनों के बीच में एक बॉन्डिंग रहती है। और वो ना बेसिकली एक, जैसे यहां भी लेयर आप दीजिएगा, जब लेयर आप देते चले जाएंगे तो ऐसे ही लेयर होता है, मतलब एक, और इसका जो अगर आप एक शीट उठा के देखेंगे ना, एक शीट को उठा के देखेंगे तो आपको ना कहीं ऐसा दिखेगा वो, ठीक है। मैं ये क्यों बेंजिंग दे रहा हूं ना, जब आप ग्रेफाइट को जब देखा गया ना, तो ग्रेफाइट को देखा गया कि यार उसके जो बॉन्ड लेंथ है ना, आप एक बेंजीन के बारे में जानते हैं, ये बेंजीन होता है, ठीक। जब देखा गया ना कि उसका जो बॉन्ड लेंथ होता है ना, जब ग्रेफाइट की जो ऊपर के लेयर को ऐसे ही एक शीट होता है, ऐसे ही शीट को ना मर्ज करके, एक शीट के बाद एक शीट, दूसरे शीट, फिर उसके बाद, मतलब डिफरेंट शीट का अरेंजमेंट होता है। तो इसमें ना मान लीजिए एक शीट का ए नाम है, इस शीट का नाम बी है, तो अगर ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में बनेगा तो ए बी ए आपको बताया था। तो एक अल्फा ग्रेफाइड आता है जो ए बी ए फॉर्म में होता है, एक बीटा ग्रेफाइड भी आता है जो ए बी सी, मतलब फिर ए बी सी एंड सो ऑन। वो ना एक सी तीसरे टाइप का भी लैटिस आ जाता है, फिर उसका ना एक थ्रू आउट पूरे स्ट्रक्चर में उसका वो पीरियोडिसिटी मेंटेन करता है, ऑर्डर मेंटेन करता है, और वैसा एक स्ट्रक्चर बनता है, राइट। तो आप जब इनको स्पेक्ट्रोस्कोपी से जब इनका बॉन्ड लेंथ देखा गया, तो उसमें पाया गया कि जो बेंजीन का जो 2 कार्बन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है ना, वो लगभग 140 पिकोमीटर के अराउंड होता है, वो पाया गया, ठीक है। तो देखा गया फिर से कि यार ये तो बेंजीन रिंग, कई सारे बेंजीन रिंग को ना मर्ज करके एक इसका एक लेयर बनता है, एक लेयर इसका बेंजीन रिंग से बना हुआ है, दूसरा लेयर भी इसका बेंजीन रिंग से बना, तीसरा लेयर भी, मतलब ऐसे ही इसके लेयर ना बेंजीन रिंग से बने होते हैं। लेकिन इसके एक और दूसरे लेयर के बीच का जो डिस्टेंस देखा गया ना, वो काफी ज्यादा था, 354 पिकोमीटर के अराउंड था, काफी ज्यादा था, ठीक है। दूसरा आप जानते हैं बेंजीन में क्या होता है, कि बेंजीन में क्या होता है, 3 पाई बॉन्ड होते हैं, लेकिन वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते रहते हैं। तो आप देखेंगे बेंजीन का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है ना, वो कुछ
ऐसा होता है। ये जो डॉटेड लाइन है ना कि वो दिखाता है कि जो उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना वो एक जगह पे फिक्स नहीं है, वो मूव करते रहते हैं, पूरे थ्रू आउट सारे कार्बन पे वो पार्टिसिपेट करते हैं रहते हैं, और वहां चार्ज का एक जो फ्रीडम है वो एक क्लाउड क्रिएट करता है, फ्री एक इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड क्रिएट करता है, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड कई सारे बेंजीन को मर्ज कर दिया जाएगा, तो पूरे एक शीट पे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का पे क्लाउड्स मिलते हैं, और पूरे 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 आपके शीट पे आपको फ्री इलेक्ट्रॉन से क्लाउड मिलते हैं, और यही क्लाउड्स, यही फ्रीडम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड जो है, यही आपके करंट को पास करने में, कैरी करने में यही 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 काम आता है। इसलिए आपने ग्रेफाइट जब आपने डायमंड देखा होगा, वहां आपको कहीं भी पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं देखे होंगे, आपको सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और आप जानते हैं कि जो सिग्मा है ना वो सख्त लौंडा होता है भैया, वो जल्दी पिघलता नहीं है। जो पाई जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो पाई जल्दी पिघल जाता है, ठीक है। तो वही पाई इलेक्ट्रॉन्स ही, और यहाँ तो सोने पे सुहागा, यहाँ पे तो रेजोनेंस भी हो रहा है, तो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स तो वैसे भी वीक होते हैं, और यहाँ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब आपको मूव करता हुआ दिखेगा वो पूरे रिंग में, पूरे वो एक अगर लेयर देखेंगे ना, पूरे लेयर पे पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है, और वो आपको मूव करता हुआ दिखेगा, वो फिक्स पोजीशन पे नहीं है। तो आप जानते हैं ना करंट कैसे होता है कि भाई चार्ज dq/dt आपका करंट मिल गया, तो अगर चार्ज अगर आप कैरी करने के लिए कोई चीज है, इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्री है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं, तो करंट भी वहां पॉसिबल है। इसीलिए ग्रेफाइट में आप देखते हैं कि यहां पे करंट कैरियर है, लेकिन एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच में जो है ना, ये डिस्टेंस इतना ज्यादा होता है ना कि ये कहेंगे कि चार्ज यहां से इलेक्ट्रॉन कूद के दूसरे लेयर पे आ जाए, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो एक लेयर के ही थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ये ना कि इंटर लेयर में, मतलब इस लेयर से कूद के इस लेयर में आ गए, इस लेयर, ऐसा नहीं होता। वो एक लेयर ऊपर अगर लेयर में जा रहा है, ऊपर नीचे वाले लेयर का अपना अलग इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, उसके नीचे वाले लेयर का अपना अलग तरीके से मूवमेंट है। ऊपर वाला जाएगा तो ऊपर वाला ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा, वो नीचे नहीं, ऊपर से ही जाकर ट्रांसफर होकर अपना इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह भेज देता है और चार्ज को कैरी कर लेता है। दूसरा चीज आपने जब उसमें देखा था डायमंड में आपने क्या देखा कि जो इनका जो इंटैक्ट है ना, काफी काफी कंपैक्टेड फॉर्म में है, और इनका जो बॉन्ड लेंथ भी है काफी छोटा, और कोवेलेंट बॉन्ड इनका जो बनता है वो काफी इंटैक्ट फॉर्म में होता है। लेकिन जब आप डायमंड का देखते हैं ना, तो डायमंड में देखते हैं ना, एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो काफी ज्यादा है। तो ये जो डिस्टेंस का जो लेयर है ना, और इसीलिए क्या होता है, जो इनके बीच का जो बॉन्डिंग होता है ना, वो जो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, वो जो फोर्स होता है ना, वो हमारा वीक पड़ जाता है। इसीलिए एक जो लेयर है ना दूसरे लेयर के बीच में स्लाइड करता है, एक लेयर दूसरे लेयर पे इतना ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं है, तो उस पे ना स्लाइड करता है। तो जब वो स्लाइड करता है ना, इसीलिए हम उसको एज ए लुब्रिकेंट यूज कर पाते हैं, ना कि डायमंड को, ठीक है। तो ये भी रीजन है, मतलब उस कहते ना लुब्रिकेंट क्यों हो रहा है, तो जो दो लेयर के बीच का जो इनका जो बॉन्डिंग है ना, वो वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। आप देख भी रहे हैं डिस्टेंस काफी ज्यादा है, 354 पिकोमीटर है, वहां 150 के आसपास था कोवेलेंट बॉन्ड में, डायमंड में यहाँ पे क्या है आपका 350 के आसपास है। हाँ, एक बात ठीक है कि भाई इन दो कार्बन के बीच में तो हम लेयर पे लेयर मूव कर रहे हैं ना। आपने लिक्विड में पढ़ा था कि एक लेयर दूसरे लेयर के बीच का जो बॉन्डिंग होता है ना, वो उतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो इसीलिए वो ना एक लेयर दूसरे लेयर पे मूव करता है। इसी वजह से हम लोग उसको पोर कर पाते हैं, या फिर पानी में नाव चला लेते हैं, कोई लकड़ी का गट्ठा होता है उसको हम खींच पाते हैं, क्योंकि वो एक लेयर दूसरे लेयर पे मूव इजिली कर जाता है। ये ना कि भाई नाव चल रहा है तो पूरा नदी का पानी उसी दिशा में जा रहा है, नहीं, एक लेयर दूसरे लेयर पर स्लिप करता है, वो उसके वजह से ही वो उसको हम यूज, इसलिए तेल को है, लिक्विड्स में तेल भी आता है, उसको भी लुब्रिकेंट की तरह यूज करते हैं। इसलिए ग्रेफाइट को भी एज ए लुब्रिकेंट हम यूज कर पाते हैं कि एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच का जो बॉन्डिंग है वो कम होता है, ये डिस्टेंस की वजह से भी कम होता है, और वो हम लुब्रिकेंट की तरह यूज कर लेते हैं। और रहा सवाल सॉफ्टनेस हार्डनेस का, तो भाई ये जो इसका जो लैटिस स्ट्रक्चर है ना, उतना कंपैक्टेड नहीं है, आप भी देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ है फिर यहाँ है। तो इसका जो मोर स्केल पे जो होता है, इसका जब हार्डनेस देखेंगे ना, तो इसका कुछ 1 से 2 के बीच में आता है। और जब आप डायमंड का देखेंगे तो जो कि इसकी जो बॉन्डिंग है ना, इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, इतनी कंपैक्ट फॉर्म में होती है ना, कि इसका जब हार्डनेस आप देखेंगे तो तकरीबन ऑन ए मोर स्केल आपको 10 आएगा, ठीक है। तो आपने एक चीज देखा कि यहाँ पे कोई भी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है मूव करने के लिए, इसीलिए यहाँ पे जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो चार्ज का कैरी नहीं हो सकता, इसलिए ये इंसुलेटर होता है। लेकिन दूसरा आपने देखा कि यहाँ पे भैया फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, भले इस रिंग में आपको नहीं दिखा रहा, ये रिंग भी ऐसे ही होता है,
ठीक है, ये इस सारे के सारे वहीं पे बेंजीन रिंग की तरह ही है, लेकिन दिखेगा नहीं आपको कहीं भी, मतलब एनसीईआरटी में मुझे नहीं दिखा, वो चीजें नहीं दिखता है, लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअल फॉर्म है ना, यही कई सारे बेंजीन रिंग को जोड़ के ही उसका एक शीट बनता है, और वैसे ही शीट को मिला मिला के वो ग्रेफाइट की संरचना होती है। तो यहाँ पे बेंजीन रिंग है, तो चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होंगे, क्योंकि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, वही इलेक्ट्रॉन्स आपके फर्दर जाके चार्ज कैरियर का काम करते हैं। तो ये था आपके सवाल के जवाब का सारा आंसर आपके ना, जब आप इसके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, दोनों स्ट्रक्चर को देखेंगे तो मिल जाएगा। अब रहा सवाल कि यूनिट सेल इसका ये इसका स्ट्रक्चर जो क्रिस्टल का सेम है क्या? जी बिल्कुल नहीं है। ये क्या होता है? एफसीसी होता है। आप देखिए ना, क्यूबिकल स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, क्यूबिकल यूनिट सेल होता है, और ये हेक्सागोनल फॉर्म में होता है। आप जब इसको देखेंगे ना तो ये हेक्सागोनल फॉर्म में आएगा, ये हेक्सागोनल फॉर्म में आता है, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी इसका डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यहां से हमने सारे क्वेश्चंस का आंसर लगभग कर लिया। फिर से उस क्वेश्चंस पे आते हैं। तो क्या था? दे हैव सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर? जी बिल्कुल नहीं, ठीक है। डायमंड के पास आपका एफसीसी है, डायमंड के पास क्या है? एफसीसी है, और एक ग्रेफाइट क्या बनाता है? हेक्सागोनल बनाता है, ठीक है, ठीक है। दे हैव सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। दे हैव सेम डिग्री ऑफ हार्डनेस? नहीं। डायमंड कितना? 10 देता है, और ये कितना देता है? 2 के आसपास। दे हैव सेम इलेक्ट्रिसिटी? बिल्कुल नहीं। इनके पास, डायमंड के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है मूव करने के लिए, बट इसके पास है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो नॉन ऑफ द अबव होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन जब समझना था कि भाई इलेक्ट्रॉन ये कंडक्टिविटी है या फिर एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, वो कहाँ से पता चलता जब तक आप इसके स्ट्रक्चर्स नहीं दे पाते। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर पे ना, इनके जो मॉडिफिकेशन है, क्रिस्टल का मॉडिफिकेशन वो होता रहता है। अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर है ना, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, मान लीजिए कि 50,000 से 60,000 के आसपास अगर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, तो उस केस में ना डायमंड जो आपका ग्रेफाइट है ना, वो डायमंड बन जाता है। मतलब वहां पे जो आपका जो हेक्सागोनल फॉर्म है ना, वो मॉडिफाइड होकर क्यूबिकल फॉर्म में आने लगता है। लेकिन बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो रिवर्स भी होता है, मतलब डायमंड से आप ग्रेफाइट ही बना लेंगे बहुत ज्यादा टेम्परेचर, क्योंकि हाई टेम्परेचर में डायमंड ज्यादा स्टेबल होता है। तो मतलब अगर ज्यादा टेम्परेचर है तो आपको क्या होगा? वो क्यूबिक फॉर्म से ना आप हेक्सागोनल फॉर्म में आते। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर मॉडिफिकेशन इज पॉसिबल, बट ऐसे अगर पॉसिबल, अगर सिर्फ इसके बारे में पूछा जा रहा है, डायमंड और क्रिस्टल और उसके बारे में, तो आपका उस स्ट्रक्चर से आप आंसर कर देंगे। तो ये आपका बस यहीं तक था। मैंने कोशिश किया कि आपको थोड़ा सा डिटेल में चीज़ों को समझाऊं। कैसा लगा का वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और जो भी रिजल्ट आए आप प्रिपरेशन अपना कंटिन्यू कीजिए मेंस के लिए। थैंक यू सो मच।